के लोगों में विवाद भी चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि मुसलमान को अछूत बना दिया गया, जिसके तहत 15 मुसलमान व्यापारियों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक शांतिपूर्वक राज्य है और यदि कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करेगा तो उसको सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी मामले में तंज कस दिया है। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान ट्वीट पर आया है देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये धर्म स्तरीय और शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, अगर इसमें किसी प्रकार से इस तरह का व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम करने की बात इस प्रदेश के अंदर करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार अपना निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और सरकार गलत लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं, क्या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद जैसे मसलों पर भी अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो क्या ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़ी होगी? तो उन लोगों को ये स्पष्ट करना होगा कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो उनको उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोगों के साथ में खड़े? तो मुझे लगता है इस तरह का जो बयान ओवैसी जी ने दिया है बहुत ही निंदनीय है। आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओवैसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता है। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा है वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें भय पैदा होता है। देहरादून में मंगलवार को एक होटल में किसानों और पौधशाला स्वामियों के साथ समन्वय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और इस दौरान तमाम जिलों से आए किसानों ने खेती के बारे में अपने सुझाव दिए। वहीं गणेश जोशी कृषि मंत्री ने कहा कि हर जिले से किसानों को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सुझाव आएंगे। उसके बाद अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। चौपटिया गार्डन को भी दोबारा से खोलने का काम किया जाएगा। दौरे पर सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया है हर जिले से एक अग्रणी किसान को लेकर हम एक समिति बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे अपनी योजनाओं को हम लागू करेंगे। दूसरा, चौपटिया गार्डन जहां पर एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था और वहां से सीखने के बाद हिमाचल जो है इतना आगे बढ़ गया, वो सेंटर बंद पड़ा है। मैं जितनी बार दौरे पर गया मैंने अधिकारियों से कहा कि वो सेंटर चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे और अभी हाल ही में 9 साइंटिस्ट हमारे को मिले हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। भाजपा में कश्मकश का माहौल दिखाई दे रहा है। भाजपा अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है और इसे लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी के नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्र उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। उसके बाद एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा में कोई पेंच नहीं फंसा है, अभी नामांकन एक सप्ताह तक चलेगा और उसके पहले पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर ही देगी। प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है ये पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी एक सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा। धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं का भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है। युवा कल्याण और नियोजन विभाग की ओर से बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्या ने इस संदर्भ में सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए।
बता दें कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि युवा नीति में 15 वर्ष से 35 साल तक के युवक युवतियों को शामिल किया जाए। निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है इसकी भी आज समीक्षा की गई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की ओर से और नियोजन विभाग की ओर से जो अभी ड्राफ्ट हुई है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, लोगों की युवाओं की भावनाओं को जानने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज के इस बैठक में कांग्रेस जहां निकाय चुनाव न करने को लेकर भाजपा पर हमलावार है, वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है और पूरी तरह से भाजपा चुनावी मोड में रहती है। पूरी तरीके से चाहे निकाय चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, या पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती है और चुनाव भी लड़ती है। हम 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाएगा। हम 25 दिसंबर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायत चुनाव कराया जाएगा, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। अब बीजेपी पंचायत में कार्यकारी एसडीएम को प्रबंधक के तर्ज पर बैठाएगी, फिर रेवड़ियां बांटी जाएंगी। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी प्रशासक को बैठाकर अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी का उल्टा सीधा काम करने का काम करेगी, साथ ही साथ उनके जेब भरने का काम भी करेगी। बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे, वे पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा। और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो एसडीएम्स इत्यादि को वहां बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पर और उनके द्वारा रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उसकी चार्ट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम करेंगे। और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव लालकुआं कोतवाली की हल्दू चौड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं सोशल मीडिया में घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दुकान के आवंटन को लेकर मीटिंग चल रही थी। उस दौरान मामूली विवाद पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों से कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। मिली थी कि दोलिया क्षेत्र जो है हल्दू चौड़ का, वहाँ पे किराना शॉप को लेके कुछ विवाद हुआ था दो पक्षों में। उसी के दौरान पथराव और फायरिंग की सूचना आई थी। तो अभी पुलिस द्वारा इसमें संदिग्धों की पूछताछ करी जा रही है। बहुत जल्दी कंफर्म वेरीफाई हो जाएगा कितने लोग एग्जैक्टली। देखिए अभी तो वेरीफाई कर रहे हैं सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं पे जांच चल रही है, तो बहुत जल्दी इस चीज़ पे अपडेट किया जाएगा। मिली थी कि दोलिया क्षेत्र जो है हल्दू चौड़ का, वहाँ पे किराना शॉप को लेके कुछ विवाद हुआ था दो पक्षों में। उसी के दौरान पथराव और फायरिंग की सूचना आई थी। तो अभी पुलिस द्वारा इसमें संदिग्धों की पूछताछ करी जा रही है। बहुत जल्दी कंफर्म वेरीफाई हो जाएगा कितने लोग एग्जैक्टली। देखिए अभी तो वेरीफाई कर रहे हैं सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं पे जांच चल रही है, तो बहुत जल्दी इस चीज़ पे अब। चंपावत जिले के सबसे ज्यादा ओपीडी वाले लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की कुछ महीने पहले लाखों रुपए की लागत से लगाई गई अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई, जिससे कि अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिलाएं और मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने मशीन को चालू किया तो मशीन ने काम नहीं किया। पार्वती जोशी ने सीएमओ चंपावत से जल्द अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक करने की मांग की है। इसको 9वां महीना पूरा हो गया, 17 तारीख की डेट थी। आज मैडम ने कहा था आज अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, आज के लिए आए तो आज भी मना कर रहे हैं।
और लाइट नहीं है, कह रहे मशीन खराब है। बोला अब चंपावत के लिए कह रही थी तो वहाँ सीट फुल हो गई है, कह रहे अब कल ले जाएंगे इनको। यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी मशीन सही करवाएं और ये जो लाभार्थियाँ इधर उधर दौड़ रही है, परेशान हो रही है, इनके लिए मतलब इन्हें लाभ हो, यही कहना चाहेंगे हम तो। इसमें मशीन के जो टेक्नीशियन हैं उनको फ़ोन किया गया है, उनको सारी जानकारी दे दिया गया है कि क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका ये कहना है कि 1-2 दिन तो कम से कम लगेगा वो मशीन की जो पार्ट्स है वो लाने में, फिर वो आएंगे, आके इसको चेक करके फिर फाइनली बता पाएंगे। अभी उनके हिसाब से जो बातों में जो पता चला है वो मोटा मोटा जो उनको आइडिया हुआ है उसके हिसाब से वो 2-3 दिन के बाद आके इसको देख के फिर बताएंगे आप। अल्मोड़ा के चौकुटिया थाना क्षेत्र में गैस टीचर पर नाबालिग छात्रा का अपहरण, दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल 17 वर्षीय छात्रा स्टेशनरी खरीदने बाजार गई थी, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। वही लोगों ने गैस टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये चौकुटिया थाना क्षेत्र में एक मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के ले जाने का एक मामला आया है, जिसमें पीड़िता को पुलिस ने तत्काल बरामद कर लिया। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और साथ साथ में उसके बयान भी कराए जा रहे हैं। जो आरोपी था उसको भी पुलिस, जो आरोपी शिक्षक है उसको भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। हरिद्वार कुंभ नगरी की तर्ज पर उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र को विकसित करने के लिए मोहन यादव सरकार के फैसले को आज संतों ने स्वागत किया। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि सनातन के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में संत महापुरुषों को अब मेला भूमि पर मठ, मंदिर, आश्रम बनाने की अनुमति मिल जाएगी। मोहन यादव की घोषणा ऐतिहासिक सिद्ध होगी। बता दें कि एमपी सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में संतों और अखाड़ों को पक्के निर्माण की छूट दी है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। पूरा संत समाज प्रसन्न है। मुझे कल से सभी संतों के फोन आ रहे हैं। जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश में रहते हैं, सबके फोन आए कि गुरुजी बहुत अच्छा निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और अब जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार की तरज पे ही उज्जैन जो है आध्यात्मिक नगरी बनने जा रही है। ऐसी बात नहीं है, उज्जैन तो आध्यात्मिक नगरी है, वहां साक्षात महाकाल बाबा बैठे हुए हैं। श्रीनगर के पास राज राजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। उसका निर्माण 15वीं शताब्दी के राजा अजयपाल ने करवाया था। गढ़वाली शैली में बने इस मंदिर में 3 मंजिलें हैं। तीसरी मंजिल के दाहिने कक्ष में वास्तविक मंदिर है। यह देवी की विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं हैं। इनमें राज राजेश्वरी की स्वर्ण प्रतिमा सबसे सुंदर है। इस मंदिर में यंत्र पूजा का विधान है। पूरे उत्तराखंड में उन्नत यंत्र केवल इसी मंदिर में स्थापित है। विशेष तौर पर रात्रि के समय राज राजेश्वरी यज्ञ का आयोजन किया जाता है और सिद्धपीठ में अखंड ज्योति की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इस स्थान को जागृत शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जिस प्रकार से 9 दुर्गाएं हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याएं भी। काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका और कमला। तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राज राजेश्वरी कहा गया है। षोडशी का मतलब होता है, इसकी कल्पना जो है 16 साल की है। 16 अक्षर का इसका बीज मंत्र है। कम से कम 16 प्रकार का इसका भोग है और 16 प्रकार का इसका श्रृंगार है। इसको षोडशी कहा गया है। आराधना के लिए जो है लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और भगवती के पास अपनी मनोकामना रखते हैं। यहाँ पर इस सिद्धपीठ की मर्यादा है कि यहाँ पर दैनिक हवन की परंपरा यथावत रखी गई है। अखंड ज्योत की परंपरा यथावत रखी गई है। दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं वो भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस जाते हैं और उनकी मनौतियाँ पूरी होती है। वहीं रानीखेत में पहली बार ई रिक्शा का सफल ट्रायल किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, IARTO और पुलिस प्रशासन की देखरेख में परीक्षण आयोजित किया गया। विजय चौक से केमू स्टेशन तक ई रिक्शा को सवारियों के साथ चलाया गया, जिसमें कि 2 अलग अलग परीक्षणों में 4 और 5 सवारियों को बिठाकर ई रिक्शा की क्षमता और संचालन सुविधा का आकलन किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया कि ट्रायल सफल रहा और अब इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर किराया निर्धारण होगा और कुछ और गाड़ियों के साथ एक अंतिम ट्रायल होगा, जिसके बाद 1.5 से 2 महीने के भीतर ई रिक्शा का नियमित संचालन शुरू करने की योजना है।
ARTO मैडम, पुलिस और कैंट सभी की जॉइंट ट्रायल हमने बुलवाया था ई रिक्शा के लिए। तो अल्मोड़ा से एक गाड़ी बुलवाई गई थी, तो उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ, काफ़ी स्मूथली चला है। 2 राउंड लगवाए हमने, एक बार 4 और इवन एक बार हमने 5 व्यक्तियों के साथ लगवाई राउंड। तो बहुत आसानी से विजय चौक से केमू स्टेशन तक रिक्शा गई है। तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे, रिजल्ट से। तो अब हमारी ये है कि हम इसका एक रिपोर्ट बनाए जॉइंटली, कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रायल बेसिस पे विजय चौक से केमू स्टेशन तक कुछ रिक्शाओं का संचालन निर्धारित करके। रुड़की के पनियाला रोड शिवमपुरम क्षेत्र में एक अवैध गौशाला में पिछले एक सप्ताह कथित तौर पर 19 गायों की मौत हो गई, जबकि 13 गाय पिछले 24 घंटे में मारी गईं। पशु चिकित्सक डॉक्टर रोहित सिंह ने कहा कि मृतक पशुओं के जिगर रक्तशोथ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और जानवरों को सूखी घास और फफूंद लगी हुई रोटी खिलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि लगभग अभी भी दर्जनों गायों की हालत बेहद गंभीर है। दिल्ली से आ रहा था, मेरे पे जो गौशाला के संचालक है संजय शर्मा जी, उनका फ़ोन गया था कि शर्मा जी कल से हमारी 10-12 गायें बीमार हैं और वो हल्की सी कांपती हैं और गिर जाती हैं। उनमें से 4 गायें मर चुकी हैं और आप नगर निगम को फ़ोन कर दीजिए, उनकी जेसीबी आ जाएगी। ये 14 तारीख की घटना है। हम लोग शाम को यहाँ से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो जो सेवक है उनका मेरे पास सूचना आई कि आप जा रहे हैं और 1-2 गायें आज चारा खाने से रुक गई है, मतलब चारा नहीं खा रही है। तो हमने कहा ठीक है, चारे में कुछ समस्या होगी, आप एक काम करें, जो पहले वाला हमारा स्टॉक है भुस्से का, आप वो खिलाएं इनको। सर अभी तक के जो है यहाँ पर कल रात तक के, आज सुबह तक के जो है 13 एनिमल्स की डेथ हुई है और अभी जो है 4-5 जो है अभी सीरियस कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा लगातार हम जो है ट्रीटमेंट, जितने भी जानवर जो बीमार हैं और जो स्वस्थ हैं, हम उस सबका लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पौड़ी के कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी रेंज में गश्त के दौरान फर्स्ट गार्ड पर हाथी ने हमला कर दिया, जहां हमले में फर्स्ट गार्ड की फसलियां टूट गईं, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं गार्ड को मौके से अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पानी ला रहे थे तो एक तस्कर आया, 3 लोग थे, सभी भागे। तो एक विवेक कुंडीर नाम का जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है, उस पर सूंड से उसके बाईं तरफ हाथी ने मार दिया और उसका दांत माह में चुभा हुआ है। प्राथमिक इलाज यहाँ पर कर दिया है। उसके बाईं तरफ की जो रिब्स है, छाती की हड्डियाँ हैं, वो उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। पौड़ी जिला पंचायत के बाद जिला पंचायत सदस्य त्रैमासिक बैठक सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर बीते एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गया। जिला पंचायत सदस्यों ने बताया कि शासन से जुड़ी उनकी मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन जिला स्तरीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे दिया गया है और इसी आश्वासन पर वो धरना समाप्त कर रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने भी इसकी जानकारी दे दी है। और जो शासन स्तर की जो मांगे थी हमारी, जिसमें हमने साफ तौर पे कहा था जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे, तो वो मांग हमारी, आपने देखा होगा कि वो मांग हमारी पूरी हो चुकी है और उनको यहाँ से निलंबित भी कर दिया है और अटैचमेंट को निदेशालय कर दिया गया है। और उसके बाद थर्ड पार्टी जांच के भी उन्होंने अभी आदेश जारी होने वाले हैं। और जो त्रैमासिक बैठक का जो इसके बाद जो दूसरा मेन मुद्दा हमारा त्रैमासिक बैठक का था, वो आज माननीय अध्यक्ष जी के स्तर का जो मामला था उन्होंने अमल में लाया है और आज उन्होंने हमको आश्वस्त करके 12 तारीख का रोस्टर जारी करके हमको इस धरने से उठाया है। आज हमारे कुछ सम्मानित जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर धरने पे बैठे थे अपने 6 सूत्रीय मांग को लेकर। तो उनकी जो शासन स्तरीय मांग थी वो तो पूरी हो चुकी है और जो हमारे स्तर की जो मांगे हैं वो भी लगभग पूरी हो जाएगी। और जो हमारे सम्मानित सदस्यों की जो त्रैमासिक बैठक का जो सवाल था, तो उसका हमने रोस्टर जारी कर दिया है और 12 तारीख को हमारी ओपन सदन बैठेगा और सभी सम्मानित सदस्य उस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। और आज हमारे सभी सम्मानित सदस्य यहाँ पर धरना स्थगित कर रहे हैं और मैं उनके साथ यहाँ पर आज उनका धरना स्थगित करने यहाँ पर। देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने नेगी होटल में छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही उनके पास से 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि महिलाओं का देह व्यापार के लिए लाया गया था और रेस्क्यू की गई पीड़ित महिलाएं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं।
वहीं रामनगर में मिलावट के खिलाफ प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने गंदगी में प्रतिबंधित केमिकल से केक और बतासे बना रहे 3 कारखाने सील कर दिए। वहीं अभियान की भनक लगते ही कई मिठाई विक्रेता अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने चालानी कार्रवाई भी की है। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत लगातार इसमें अभियान चलाने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिसके अतिरिक्त आज आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी कुछ ऐसे प्रकरण आए थे जिसमें ये संज्ञान में आया था कि रामनगर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री चला के प्रतिबंधित केमिकल का मिठाई बनाने में उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक 4 हम जो ऐसे स्थान है जहां मिठाई बनती है उनका निरीक्षण किया गया है। सभी जगह अनियमितताएं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप मिठाई बनाना नहीं पाया गया। किसी के पास प्रतिबंधित केमिकल का उपयोग होना भी पाया गया है। उन सभी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर केस दर्ज किया जा रहा है। सभी के सैंपल ले लिए गए हैं। इसके अलावा 3 को सील भी किया जा रहा है। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत लगातार प्रदेश सरकार बस्तियों के नियमितीकरण पर जल्दी विचार करने जा रही है। सरकार प्रदेश में बड़ी बस्तियों का कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ाने जा रही है। इस संबंध में बात करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार की कैबिनेट में बस्ती के नियमितीकरण का मुद्दा लाया जाएगा, साथ ही इसका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन है, डाटा एंट्री कार्य है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग है, टेली कॉलिंग है, हिंदी कॉल सेंटर तथा इस प्रकार के इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय इसमें होंगे। और इसमें स्कीम में यह है कि हम लोग जो लोन जो लेंगे उसमें अधिकतम जो सब्सिडी हम 1.5 लाख रुपए देंगे। स्कीम का माना 2 लाख की है तो हम 1.5 लाख रुपए देंगे। 5 लाख है तो अधिकतम 1.5 लाख की बात करें। का पैसा वो जब जमा 25% का पैसा 75 हम दे रहे हैं, 25 उनका जब वो जमा करा देंगे तो पहले 3 महीने में 50% उनको देंगे, यानी 75,000 रुपया। फिर अगले 3 महीने में फिर उनको हम 30% देंगे, यानी कि 45,000 रुपया। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।